students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, समझा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जब ये दोनों चार्जेस डिस्कवर हो गए तो अब अगली बात ये थी कि किसी भी एटम के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, किस तरीके से वो किसी एटम के अंदर पैक्ड है, अरेंज्ड है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है। हमारा जो मेन काम है इस चैप्टर के अंदर, अभी जिस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं, 9th 10th में आपने पढ़ा है इसके बारे में सारा कुछ। It starts from J.J. Thomson, followed by Rutherford, then Neil Bohr, and after that, in the present scenario, we are studying mechanical approach, right? Quantum mechanical approach to structure of atom. So let us begin with work of J.J. Thomson. So we will talk about now development of atomic structure. So first person it was J.J. Thomson. It was J.J. Thomson in 1909. Right? 1909 he proposed a model for atom, because after the discovery of positive charge and negative charge related to an atom, J.J. Thomson he just put these both charges together कि एक एटम के अंदर ये दोनों चार्जेस किस तरीके से रखे गए होंगे, पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ पे होगा। तो जो उसका मॉडल है J.J. थॉमसन का, इट्स लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग इसलिए क्योंकि वेस्ट के अंदर वो लोग पुडिंग ज्यादा खाते हैं प्लम्स डालकर। इसको हम जैसे रेजिन्स, आप लोग खीर खाते हो, खीर के अंदर ऊपर से आपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए तो इट बिकम्स प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। तो उसमें जो खीर है, व्हाइट पोर्शन पूरी कटोरी में फैला हुआ है और उसमें कहीं कहीं पे रेजिन्स, ड्राई फ्रूट्स धसे हुए होंगे। तो ये पूरे का पूरा पोर्शन जितना भी है सारे का सारा पॉजिटिवली चार्ज, और उसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धसे हुए हैं इस तरीके से। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपने सिनेरियो में करें, वाटरमेलन। आजकल तो सीजन है, सभी खा रहे हैं। तरबूज, आप तरबूज को काटते हो, रेड पोर्शन पॉजिटिव चार्ज एंड ब्लैक सीड्स दे आर जस्ट एम्बेडेड इन इट, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो J.J. Thomson was of the opinion that this is the structure of atom. This was the atomic structure according to J.J. Thomson, कि ये पूरे का पूरा पोर्शन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड हैं। These are embedded. Embedded मतलब they are not moving, they are stationary, right? Embedded है वो धसे हुए हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए एटम क्या होती है, न्यूट्रल। उस टाइम तक इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स डेवलप्ड नहीं थे, सो थॉमसन के पास जितनी जानकारी थी उसने उस चीज को हमारे सामने रख दिया। ओके, कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो यही होता है। J.J. थॉमसन इसको फॉलो किया रदरफोर्ड ने। J.J. थॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड, एंड इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, जब भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, रिसर्च होती है, पहले तो यही होता है जो चीज रिसर्च हो चुकी है उसको दोबारा से उसी चीज को फॉलो किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसर्च। एक बार तो वो सर्च आउट हो चुका है, उसको बार बार रिसर्च किया जाता है कि जो इसने फाइंडिंग्स दी हैं
आर दीज ओके, क्या वो फाइंडिंग सही है? तो रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को ओके, उसने बोला ठीक है, थॉमसन का मॉडल जो है वो बिल्कुल ओके है, तो मैं इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। व्हाट ही डिड, उसने एक लेड का ब्लॉक लिया और उसके अंदर रखा रेडियो एक्टिव मटेरियल, और रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसको क्या चाहिए था? अल्फा पार्टिकल्स। तो यहां से निकले अल्फा पार्टिकल्स, ठीक, अल्फा पार्टिकल्स। फिर उसने रास्ते में लगाई स्लिट। स्लिट लगाने का मतलब कि पीछे से चाहे जितनी मर्जी स्ट्रीम चली आए, यहां से वो एक लाइन में जाएंगे, ठीक है, यहां से वो एक लाइन में जाएंगे, सो दैट ये जो पीछे से इतना बड़ा वहां पे स्ट्रेंथ आ रही है वो पूरी नहीं जाएगी, वो एक लाइन में जाएंगे, राइट, इसलिए स्लिट लगाई जाती है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अब ये स्ट्राइक करेंगे, यहां पे गोल्ड की एक थिन फॉइल रख दी गई, दिस इज थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड की फॉइल रख दी, ओके। फिर इतना ही नहीं, ये डायरेक्ट इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये डायरेक्ट इस फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं। इसके साथ एक स्क्रीन लगा दी गई, इट वॉज अ स्क्रीन। अब देखिए स्क्रीन लगाने का मतलब क्या था? इस स्क्रीन के ऊपर कोटिंग है जिंक सल्फाइड की, ठीक है, इस कोटिंग के ऊपर यहां पे है जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड, यहां से आए अल्फा पार्टिकल्स, आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली एरो का मतलब अल्फा पार्टिकल नहीं है, अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियाई, दिस इज अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई। तो मतलब ये है कि एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे लाइन में चले हुए हैं, ठीक है, एक के पीछे एक चले हुए हैं। जैसे ही इसके साथ टकराए, अब हमें, ये गोल्ड की फॉइल है, दिस इज गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये क्योंकि मुझे यहां पे लाइन नहीं लगानी है, ओके। तो ये देखने में आया इस स्क्रीन का क्यों, ये स्क्रीन क्यों लगाई थी? ये अल्फा पार्टिकल जिस वक्त इस फॉइल को क्रॉस करेंगे, ये फॉइल इतनी पतली है कि अल्फा पार्टिकल्स इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, बिल्कुल एक एटम वाली लेयर है ये, क्रॉस करके ये कहां जाएंगे, किस तरह की डिफ्लेक्शंस हुई, हमें उस चीज को देखना था। तो इस गोल्ड फॉइल में से जब अल्फा पार्टिकल्स आगे क्रॉस हुए, तो यहां पे इस तरीके से यहां पे डॉट्स दिखाई दी, ठीक है, डॉट का मतलब कि ये अल्फा पार्टिकल सीधे यहां टकरा रहे हैं निकल के, मींस मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, इनमें किसी तरह की डिफ्लेक्शन नहीं आई। कुछ एक they were deflected on small angles, ठीक है, ये अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, इनमें किसी तरह की डिफ्लेक्शन नहीं आई, एंड अ फ्यू, थोड़े से डिफ्लेक्शन ऑन स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन हुई, ओके। बहुत ही कम थे जिनके ऊपर लार्ज डिफ्लेक्शंस थी, और कोई 1 in 20,000 इट वॉज रिबाउंड बैक, कि इससे टकराया और बिल्कुल रिबाउंड बैक हो गया, टकराया और बिल्कुल रिबाउंड बैक हो गया। इट वॉज द ऑब्जर्वेशन, ये जो रिबाउंड बैक हुआ, इट वॉज 1 in about 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक था जो इस फॉइल को टकराया और वापस जंप कर गया। अब रदरफोर्ड ने थॉमसन का स्ट्रक्चर देखा हुआ था, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस आई, ये कहीं पे भी थॉमसन के मॉडल के साथ मैच कर ही नहीं रही थी। अगर एटम का स्ट्रक्चर थॉमसन की तरह होता, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, अगर ऐसा होता तो ये रहा थॉमसन का मॉडल, ये सारे का सारा पोर्शन क्या है, पॉजिटिव,
और ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आ रहा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा, इसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये हल्की सी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे ही नेक्स्ट वाला आया, हल्की सी डिफ्लेक्शन, जैसे ही आया हल्की सी डिफ्लेक्शन, कोई इधर को जाएगा, कोई इधर को जाएगा, कोई इधर को जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शन इस तरीके से, ये ऐसे आना चाहिए था। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव एंटर किया, जैसे पहुंचेगा वो इसको डिफ्लेक्शन दे देगा, रिपेल करेगा ना, वो इसको डिफ्लेक्शन दे देगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा तो हुआ ही नहीं कि सारे सीधे निकल गए, स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल एंड इवन बाउंस बैक, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ होगा? अब क्योंकि ये ऐसे नहीं आया, थॉमसन के मॉडल को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके, ये बहुत सारे, अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या आई कि बहुत सारे सीधे निकल गए। Many alpha particles, they were crossed undeflected. It means maximum space in an atom is empty. As alpha particles, as most of the alpha particles passed undeflected. एक बात. Now second, there was deflection at small angle and at large angle. इसका मतलब ये हुआ, डिफ्लेक्शन कहां से आएगी? पॉजिटिव चार्ज से। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर कहीं ना कहीं कंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। इट इज समवेयर इन कंडेंस्ड फॉर्म, और इतना कंडेंस्ड है कि जब पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल हिट करेगा तभी वो स्मॉल एंगल या लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन करेगा। आप लोगों ने कंचे खेले होंगे, जब कंचे के ऊपर कंचा लगेगा तभी वो दोनों अपनी डायरेक्शंस चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो सीधे निकल गए मींस मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। तो देयर वाज डिफ्लेक्शन एट स्मॉल एंगल, स्मॉल एंड लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन means positive charge is condensed in somewhere center of an atom। कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के कहीं सेंटर में पड़ा हुआ है, और इसने उसको नाम दिया, he called it as न्यूक्लियस। कि ये कैसा होता है? इट इज लाइक अ न्यूक्लियस। ओके, अब जरा इसकी ऑब्जर्वेशंस को हम देखें। पॉजिटिव चार्ज कंडेंस्ड भी है और एटम के अंदर सेंटर में प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, आपने ऑब्जर्वेशंस देख ली, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। सुन लिया आपने ऑब्जर्वेशंस अच्छे से। अब मैं डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मुझे अभी यहां बनाए रखना है। ओके, अब देखें, इस चीज को लाने के लिए मैं ऐसा करती हूं, मैं गोल्ड की 4 एटम्स को ड्रॉ करती हूं। ठीक है, दीज आर द 4 एटम्स ऑफ गोल्ड, और सेंटर में क्या है? एग्जैक्टली न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स, अब देखो कितनी जगह खाली है। एटम के साथ एटम ऐसे ही जुड़ी होती हैं, तो मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी, दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर? अब देखिए, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके ऐसे नजदीक आएगा,
न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक आएगा, इट विल सफर अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। जो बिल्कुल इसके नजदीक आएगा, इट विल सफर अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। लेकिन जो इसके ऊपर आएगा, इट विल बी हैविंग लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन। और जो इसके बिल्कुल ऊपर आएगा, इट विल बी बाउंस्ड बैक। जो इसके नजदीक से निकलेगा, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन। जो इसके नजदीक से निकलेगा, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन। और जो इसके बिल्कुल पास आ जाएगा, ये देखो बिल्कुल इसके नजदीक आ गया, तो इट विल बी सफरिंग अ लार्ज डिफ्लेक्शन। तो यहां से अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो रदरफोर्ड मान के चल रहा है कि मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप इसको एक एटम के साथ भी अगर करके देखेंगे ना, ये सेंटर में न्यूक्लियस और ये रही एटम, तो देखिए मैक्सिमम स्पेस खाली है, सीधे निकल गए। जो इसके नजदीक आया वो स्मॉल एंगल, जो इसके नजदीक आया वो स्मॉल एंगल, जो इसके बिल्कुल ऊपर आ गया लार्ज एंगल, जो और भी ऊपर आ गया बिल्कुल सेंटर पे, इट मे बी बाउंस्ड बैक। तो इस तरीके से ये वाला रहा अनडिफ्लेक्टेड के लिए, ये वाला रहा स्मॉल एंगल, ये वाला रहा लार्ज एंगल, एंड दिस इज रीबाउंडेड। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो ना, रिबाउंड मारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टक किया और वापस रीबाउंडेड और बाउंस्ड बैक। अब इस तरीके से जे थॉमसन का जो मॉडल था, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ये फेल हो गया। रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को हटा दिया और उसने एटॉमिक मॉडल के लिए अपने कुछ पॉइंट्स दिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। इससे पहले कि मैं आपके साथ उन पॉइंट्स के बारे में बात करूं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या हैं, आप देखिए ये एनिमेशन। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। उससे पहले ये है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, प्लम पुडिंग मॉडल। और इस मॉडल के बेस पे थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया। इस प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर उसने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे के अंदर फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड काम चलता रहा। एंड अर्नस्ट रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। ही कैरिड आउट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो इसके साथ इसके दो को वर्कर थे, हैंस गाइगर एंड अर्नस्ट मार्स्टन। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो जे थॉमसन का स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसने कैसे किया, ये एक लेड का कंटेनर है और इसके अंदर एक सोर्स रखा है, रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा। और आप देख पा रहे हैं लेड कंटेनर के आगे एक छोटी सी स्लिट है। अब अल्फा पार्टिकल ही क्यों सिलेक्ट किए, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये हैवी होते हैं। 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, मास होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। और ये जो प्लम पुडिंग मॉडल था ये इसमें से हैवी है, हाई एनर्जी है, तो आसानी से क्रॉस कर सकता था। इसलिए इसकी हाई एनर्जी और हैवीनेस को कंसीडर करते हुए अल्फा पार्टिकल्स को इस बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं गोल्ड की फॉयल ली है। अब उसने गोल्ड फॉयल ही क्यों ली? गोल्ड इट इज़ द एक्सट्रीमली मैलेबल मेटल और इसकी थिन फॉयल के अंदर देयर वर अबाउट 1000 एटम्स। तो जितनी कम एटम्स होंगी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना उतना ही आसान होगा। तो ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं इस स्क्रीन के आगे, ये स्क्रीन जो है इट्स अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इसको टच करेगा, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, इट विल गिव कलर, फ्लोरेसेंट कलर, ये शाइन करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ स्ट्राइक किए हैं। ये ओपनिंग इसलिए है कि अल्फा पार्टिकल यहां से एंटर करेंगे सीधे गोल्ड की फॉयल के ऊपर। ठीक है, अब ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है,
अगर हम इस गोल्ड फॉइल के अंदर इसको कंसिडर करते हैं तो एटम्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसके पास, रदरफोर्ड के पास जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिटेक्टर के ऊपर जो नोटिस हुई उनके पॉइंट्स वो सीधे ही निकल गए, अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट निकल गए। ये गोल्ड के एटम्स हमने लिए हैं, ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये डायरेक्ट निकल गए। तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस तरीके से आपने लेक्चर के अंदर भी देखा था, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स ज्यादा थे, मैक्सिमम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स पर नॉन डिफ्लेक्टेड। और देखिए डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स कुछ एक थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ थे जो बिल्कुल रिबाउंड हुए। तो 3 तरह के हमारे पास पार्टिकल्स आए, डिफ्लेक्टेड, नॉन डिफ्लेक्टेड एंड रिबाउंडेड। लेकिन ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो इस एक्सपेरिमेंट को, इन डिफ्लेक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। अब देखिए रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक बार फिर से देखिए बहुत डिफरेंट सा रिजल्ट उसके पास आया, दैट मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल गए, ठीक है। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर नॉन डिफ्लेक्टेड, some alpha particles deflected at small angles or at large angles and few alpha particles rebounded, ठीक है, bounced back। ऐसा क्यों? अब ये जो मॉडल है इसके हिसाब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, चलो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए एक कॉटन की बॉल है, ठीक है, एक रुई का हमने बॉल बनाया और उसके सेंटर पे जैसे हमने एक कंचा रख दिया, ठीक है, कंचा नहीं रखा मतलब कंचे जैसा कोई हार्ड स्फीयर रख दिया। तो अब एक बुलेट आती है तो वो भी इसको स्ट्राइक करे तो वो इसको तोड़ नहीं पाएगी। तो हम इस कॉटन बॉल में से कितनी सारी बुलेट्स को ऐसे क्रॉस करवा सकते हैं जो इस सेंटर में रखे हुए मैसिव कंचे को टच किए बिना निकल जाएंगी। तो जो बुलेट इसके एज के पास आएगी इट विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, ठीक है ना। और जो बुलेट इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी इट विल बी रिबाउंडेड बैक। तो आप देख सकते हैं सेम एक्सपेरिमेंट लग रहा है जैसे रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो उसने गोल्ड फॉइल को लेके किया था, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, सीधे निकल गए थे, अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, वो सीधे निकल गए। तो इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? वो एटम के अंदर एक छोटी सी जगह को घेरे हुए है, पूरे में नहीं फैला है। क्योंकि आपने देखा ना जैसे बुलेट उसको क्रॉस करके या तो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है या फिर वो रिबाउंड बैक हो जाती है। तो सेम सिचुएशन अल्फा पार्टिकल्स की है कि अगर अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज से स्ट्राइक करेगा तभी वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो सकता है, और अगर वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर आएगा देन इट कैन रिबाउंड बैक। तो जरा इस मॉडल को इसके ऊपर रखें, ये देखो सेम सिचुएशन, चाहे आप कॉटन बॉल के अंदर उसको शो कर लें कि बुलेट के साथ हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई या अल्फा पार्टिकल्स के अंदर ये ऑब्जर्वेशन आई। तो डेंस है इसलिए रिबाउंड बैक है, और मैसिव है, हैवी है, इसलिए स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शंस होती हैं जब कॉटन बॉल के अंदर बुलेट टच करती है या जो एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉइल के अंदर अल्फा पार्टिकल्स। अब क्या होगा अगर हम न्यूक्लियस का साइज बढ़ा दें? तो आप देख सकते हो डिफ्लेक्शंस बढ़ जाएंगी। तो इट मींस न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। अब ये देखो बहुत सारी गोल्ड की एटम्स इकट्ठी हैं तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। जो बिल्कुल इसके नजदीक टच होके जाएंगे एज के ऊपर देयर विल बी स्मॉल डिफ्लेक्शन, और जो सेंटर में आएंगे वो रिबाउंड बैक। तो फिर रदरफोर्ड की जो हाइपोथेसिस थी, जो उसने एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या था? ही सेड
There is a positively charged center in an atom called nucleus, and nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. तो थॉमसन के हिसाब से जितना भी मास है वो सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम. अब लोगों ने एनिमेशन देख ली होगी और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ भी लिया होगा. तो अब हम देखते हैं आफ्टर द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट carried out by Rutherford, he came out with a generalization in year 1911. 1911, he came out with these generalizations that atom consists of two parts. दो पार्ट हैं एटम के. एक है न्यूक्लियस and the other is, this is nucleus, this is whole atom, this is nucleus and this is extra न्यूक्लियर पोर्शन. एटम के दो पार्ट्स हैं. न्यूक्लियस, इट इज इन द सेंटर, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. ओके, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम विच इज मैसिव. इस न्यूक्लियस का मास है एंड इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब देखिए, इस न्यूक्लियस का जो साइज है इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻15 मीटर. मीन्स 1 मीटर के नीचे आप 10⁻15 जीरोस लगा दीजिए 1 मीटर के नीचे. तो सोचो कितना छोटा मास होगा. और इस पूरी एटम का इसका जो साइज है, दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻15 मीटर. और इस पूरी एटम का, ये पूरी एटम है, पूरा डायमीटर होगा. ये रेडियस 10⁻⁻10 मीटर. और ये वाला, ये देखिए इतना जो रेडियस है इट इज 10⁻⁻15 मीटर. तो अगर आप पूरे न्यूक्लियस की बात करें इट विल बी डबल्ड, राइट. ये डबल हो जाएगा. इसके एटम का पूरा आप डायमीटर निकालेंगे तो इट विल बी डबल्ड. तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं न्यूक्लियस कितना स्मॉल होता है. इट इज मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज, स्मॉल स्पेस के अंदर सेंटर में रखा हुआ है. अब ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, राइट. नाउ एवरी एटम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे. एवरी एटम डिफर्स इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ that different metals, different elements, they will be having different magnitude of positive charge on nucleus. सभी के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में. टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है ड्यू टू प्रोटॉन्स? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे. देयर विल बी ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ईच अदर. दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे. देन electrons in extranuclear portion are not stationary, as Thomson said that they are embedded. These electrons are not embedded. Actually, these are revolving around the nucleus in circular path known as orbit. उस circular path को बोलते हैं orbit. और देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, जब इसके सराउंडिंग वो मूव करेगा, घूमेगा, there will be creation of centrifugal force. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप करके देख सकते हैं. एक छोटी सी रस्सी के साथ आपके घर में कोई छोटी सी बकेट होगी, प्लास्टिक की बकेट ही लेना. आप बकेट लीजिए, धागे के साथ बांधिए और उसको अपनी बॉडी के अराउंड ऐसे घुमाने की कोशिश करना. तो जो वो बकेट होगी आपकी बॉडी से दूर जाएगी, है ना. आपने झूले देखे होंगे, मैरीगो राउंड्स देखे होंगे कि जब चलते हैं ऐसे वो नीचे को होंगी स्ट्रिंग्स उसकी, जब वो चलता है तो झूला बाहर को खुल जाता है. तो दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
they revolve in circular path known as orbit. Revolving electrons are having centrifugal forces which keep electrons away from nucleus. Now these electrons are also known as planetary electrons. Planetary electrons, like nucleus in the center like a sun, and electrons are revolving around it in their orbits like planets. तो इनको planetary electrons भी कहा गया. तो ये थे मेन पॉइंट्स रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, अब 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बाद ये जनरलाइजेशन दे दी. मैं एक बार फिर से आपको क्विकली बता देती हूँ दैट एटम के अंदर दो पोर्शन है, एक न्यूक्लियस और उसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसके बीच का स्पेस, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. न्यूक्लियस सेंटर में है, मैसिव है एंड इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस जा रहे थे, तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. बिल्कुल ठीक. नाउ हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर एटम के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी डिफरेंट. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, but they are not embedded, they are not stationary, they are revolving around the nucleus in circular path known as orbit. Okay, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोल दिया, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स. अब किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन देने और लेने का काम वो हम बाद में बात करेंगे. एटम इज बेसिकली न्यूट्रल. तो इट वाज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन